सोचिए साल 2025 चल रहा है और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब भी दुनिया की हेडलाइंस में है। वो चाहे किसी रैली में बोल रहे हो, किसी टीवी इंटरव्यू में हो या सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हो, उनके वर्ड्स और उनके कदम अब भी कई देशों की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पॉलिसीज को हिला सकते हैं। यह ताकत किसी पद की वजह से नहीं बल्कि उनकी इमेज, उनके सपोर्टर्स की संख्या और उनकी स्ट्रेटजी से आती है। वो जो सोचते हैं वही कहते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। उनके सपोर्टर उन्हें एक ऐसा लीडर मानते हैं जो अपने देश के हित में किसी से भी भिड़ सकता है और अपनी इमेज बनाए रखने के लिए दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ता है। वो केवल अमेरिका की पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामलों में भी एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। उनकी दोस्ती और दुश्मनी की लिस्ट छोटी नहीं है। वह जिनसे दोस्ती करते हैं उनके देशों को अमेरिका में फायदा होता दिखता है और जिनसे दुश्मनी करते हैं उनके लिए भारी पड़ सकता है। उनकी बातें आज भी स्टॉक मार्केट को हिला सकती है, तेल के दाम बदल सकती है और देशों के बीच टेंशन पैदा कर सकती है। तो यह सवाल अब भी बना हुआ है, ट्रंप का असर कब तक चलेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। चैप्टर 1 में हम देखेंगे कि ट्रंप का बिलियनरी से कैसा रिलेशनशिप है, बिजनेस लॉबी कैसे काम करती है और उनकी ट्रेड स्ट्रेटजीज दुनिया को कैसे प्रभावित कर रही है। इमेजिन कीजिए अमेरिका का व्हाइट हाउस जहां साल 2025 में ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हैं। बाहर की दुनिया में इकोनॉमिक हिल रही है और स्टॉक मार्केट ऊपर से नीचे हो रहा है, लेकिन ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना गहरा है कि वो बिना कुछ कहे भी दुनिया की कंपनीज को अपने इशारे पर चला सकते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करता है ट्रंप के उन बिलियनरी दोस्तों से जो उनके सबसे बड़े वेपन है। ट्रंप ने अपनी गवर्नमेंट में कई अमीर लोगों को बड़े पद दिया है जो उनके पॉलिसी को चलाते हैं, जैसे एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक है। उन्हें ट्रंप ने गवर्नमेंट एफिशिएंसी का काम सौंपा है। मस्क ट्रंप के बहुत करीब है और उनकी सलाह से पॉलिसी बनती है। इसी तरह हावर्ड लुटनिक को कॉमर्स सेक्रेटरी बनाया गया है जो एक बड़े बिजनेसमैन है। लिंडा मैकमोहन जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के को फाउंडर है, उनको एजुकेशन सेक्रेटरी का पद मिला है। स्कॉट बेसेंट जो एक हेज फंड मैनेजर है वह ट्रेजरी सेक्रेटरी बने हैं। डग बर्गम जो फ्रैंकिंग के बड़े सपोर्टर है वह इंटीरियर सेक्रेटरी है। ये सब बिलियनरी ट्रंप की टीम में है और वे इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, रिटायरमेंट फंड्स और सोशल सिक्योरिटी पर बात करते हैं। ट्रंप खुद भी सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स देते हैं, जैसे अभी इन्वेस्ट करने का अच्छा समय है, लेकिन ये एडवाइस अमीर लोगों के लिए ज्यादा अच्छी लगती है, आम लोगों के लिए नहीं। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ये अमीर लोग आम अमेरिकन की परेशानियों से दूर है, जबकि रिपब्लिकन्स कहते हैं कि उनकी पॉलिसी सबके लिए अच्छी है। ट्रंप के पहले टर्म में भी ऐसे बिलियनरीज का प्रभाव था और अब दूसरे टर्म में ये और मजबूत हो गया है। जैसे मिरियम एडेल्सन ने ट्रंप की कैंपेन में $100 मिलियन दिए और एलोन मस्क ने उनकी जीत में बड़ा रोल निभाया। जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग ने भी ट्रंप की कैंपेन में $1 मिलियन दिए। हालांकि बेजोस ने बाद में टैरिफ्स की वजह से अमेजन पर प्राइसेस बढ़ा दी। ये रिलेशनशिप्स दिखाते हैं कि ट्रंप बिलियनरीज के जरिए इकोनॉमिक कंट्रोल बनाते हैं जो पॉलिसी को उनके फायदे की तरफ मोड़ते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस लॉबी की। लॉबी मतलब वो लोग या कंपनी जो गवर्नमेंट को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करती है। ट्रंप के टर्म में लॉबिंग बहुत बढ़ गई है, खासकर फॉरेन कंट्रीज और कंपनीज की तरफ से, जैसे इंडियन आईआईटी कंपनीज H1B वीजा और इमिग्रेशन पर फैसले प्रभावित करने के लिए लॉबिस्ट हायर करती है। ट्रंप के पहले टर्म में यह खर्च बहुत बढ़ा था क्योंकि ट्रंप H1B वीजा के खिलाफ थे। अब दूसरे टर्म में भी ये और बढ़ने की उम्मीद है। ट्रंप से जुड़ी लॉबी फिर्म्स जैसे बैलार्ड पार्टनर्स, जिनके मालिक ट्रंप को 30 साल से जानते हैं, वे बहुत पैसा कमा रही है। ये फर्म्स पाकिस्तान, सोमालिया, हैती जैसे देशों से डील कर रही है जो अमेरिका से हेल्प मांगते हैं। रिपब्लिक ऑफ कांगो ने बैलार्ड पार्टनर से कांटेक्ट किया है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन राइट्स पर काम हो। करेन गियोरोनो की फर्म जो ट्रंप की पुरानी एडवाइजर है, उन्होंने कांगो से $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इंडिया और पाकिस्तान ने भी ट्रंप के करीबियों को लॉबिस्ट बनाया है, जैसे जेसन मिलर को इंडिया ने $1.8 मिलियन दिए। ट्रंप के जीतने के बाद लॉबिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ गई है। कंपनीज और फॉरेन गवर्नमेंट ज्यादा पैसे दे रही है ताकि ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी से डील कर सके। ट्रंप ने अपने पहले टर्म में एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लोगों पर 5 साल तक लॉबिंग करने पर बैन लगाया था, लेकिन अब भी कई लॉबिस्ट उनके करीब हैं। फ्लोरिडा की एक कंपनी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को परमानेंट रेजिडेंसी दिलाती है, कंपनी ने नई लॉबी मदद ली है क्योंकि ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा प्रपोजल उनके बिजनेस को खतरा दे सकता है। ये लॉबिंग दिखाती है कि ट्रंप के जरिए बिजनेस ग्रुप्स दुनिया भर की पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं और ये कंट्रोल ट्रंप की ताकत को बढ़ाता है। अब आते हैं ट्रंप के ट्रेड स्ट्रेटजी पर जो उनकी इकोनॉमिक
इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी ताकत है। ट्रंप ने टैरिफ्स को हथियार बनाया है, मतलब इंपोर्ट पर टैक्स लगाकर दूसरे देशों को मजबूर करता है कि वे अमेरिका के फायदे वाली डील करें। अप्रैल में ट्रंप ने सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाया और जिन देशों से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है उन पर और ज्यादा लगाया। फिर जुलाई में उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स को और बदल दिया ताकि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम हो। जैसे यूरोपियन यूनियन ने $750 बिलियन अमेरिकी एनर्जी खरीदने और $600 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया, बदले में 15% टैरिफ दिया। जापान ने $550 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने और अपना मार्केट अमेरिकी एक्सपोर्ट्स के लिए खोलने का एग्रीमेंट किया और इसके लिए जापान को 15% टैरिफ देना होगा। यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरियन, वियतनाम जैसे देशों के साथ भी डील्स हुई जो अमेरिकन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है। ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई अमेरिका में फैक्ट्री बनाएगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन इन टैरिफ्स की वजह से दुनिया के बिलियनरीज को $208 बिलियन का नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट गिरे, इंडिया पर 50% टैरिफ लगा क्योंकि इंडिया रूस से तेल और वेपन खरीदता है, जिससे इंडिया की जीडीपी पर असर पड़ा। अकॉर्डिंग टू नोमुरा, इंडिया की जीडीपी 0.2% कम हो सकती है। ट्रंप की ये स्ट्रेटजी ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को बदल रही है। इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि ये इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ट्रंप इसे अमेरिका फर्स्ट कहते हैं। Only America first. America first. जैसे यूरोपियन यूनियन और जापान ने 15 से 20% टैरिफ मान लिए ताकि बड़ा ट्रेड वॉर ना हो। कई बिलियनरी जैसे बिल एकमैन ट्रंप के टैरिफ्स की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि इससे स्टॉक मार्केट गिरे और नुकसान हुआ। ट्रंप की ट्रेड वॉर में तरीका तो है, लेकिन रिस्क भी बहुत है, जैसे जीडीपी पर नेगेटिव असर। ये सब मिलकर ट्रंप को दुनिया की इकोनॉमिक कंट्रोल करने की ताकत देता है। अब चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि ट्रंप चुप रहते हुए भी कैसे हेडलाइंस में बने रहते हैं। ट्रंप की मीडिया पर पकड़ इतनी मजबूत है कि वो न्यूज को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं और दुनिया की मीडिया उनके आसपास घूमती रहती है। ट्रंप मीडिया को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका उनका सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। ट्रंप ने साल 2009 से ट्विटर पर शुरू किया था और उन्होंने लगभग 57,000 ट्वीट किए हैं। अब वो तुरंत सोशल पर है, जहां वो कुछ भी पोस्ट करते हैं और वो तुरंत हेडलाइंस बन जाता है। जैसे हाल ही में ट्रंप ने जज जेम्स बोसबर्ग पर हमला किया, जिन्होंने वेनेजुएला के गैंग मेंबर्स की डिपोर्टेशन रोकने का ऑर्डर दिया था। ट्रंप ने पोस्ट किया कि इस जज को इम्पीच यानी दोषी ठहराना चाहिए, हम अपने देश में वायलेंट क्रिमिनल्स को नहीं चाहते। ये पोस्ट सीधा न्यूज बन गया और चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स को जवाब देना पड़ा कि इम्पीचमेंट गलत तरीका है। ट्रंप चुप रहकर भी हेडलाइंस बनाता है क्योंकि मीडिया उनके हर कदम पर नजर रखती है। जैसे वो केनेडी सेंटर गए और वहाँ उन्होंने कहा कि वो खुद अवार्ड शो होस्ट करेंगे क्योंकि रेटिंग्स बढ़ेगी। ये बात भी तुरंत खबर बन गई क्योंकि ट्रंप ने डेमोक्रेटिक बोर्ड मेंबर्स को हटा दिया था। ट्रंप की स्ट्रेटजी है कि वो डेड कैट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो अचानक कोई चौंकाने वाली बात कहकर न्यूज का टॉपिक बदल देता है। जैसे इलेक्शन के दौरान उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को कम कवरेज मिलने दिया और खुद को ज्यादा स्पॉटलाइट में रखा। अकॉर्डिंग टू मीडिया क्वांट, ट्रंप ने अपनी कैंपेन में $6 बिलियन की फ्री मीडिया अर्न की, जबकि क्लिंटन ने सिर्फ $3 बिलियन। ट्रंप रैलीज करते हैं, जैसे उनके पहले टर्म में 20 से ज्यादा रैलीज हुई जहां वो सीधा लोगों से बात करते हैं और मीडिया को बाईपास कर देते हैं। अब दूसरे टर्म में भी वो यही कर रहे हैं और उनकी हर पोस्ट या स्टेटमेंट मीडिया साइकिल को डोमिनेट करता है। ट्रंप फेक न्यूज कहकर मीडिया को बदनाम करते हैं, जिससे उनके सपोर्टर्स मेन मीडिया पर भरोसा नहीं करते। जैसे उन्होंने कहा कि मेन मीडिया बायस्ड है और इससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम हुई। ट्रंप की ये स्ट्रेटजी इतनी स्मार्ट है कि वो चुप रहकर भी ध्यान खींचते हैं क्योंकि मीडिया उनके बारे में बात किए बिना रह नहीं पाती। अब बात करते हैं कि ट्रंप कैसे मीडिया आउटलेट्स को सजा देते हैं और कंट्रोल करते हैं। ट्रंप ने कई मीडिया कंपनी पर मुकदमे किए हैं जो उनकी आलोचना करती है। जैसे उन्होंने ABC, CBS और मेटा पर मुकदमा किया। बड़ा हरामी हो बेटा। ABC ने $15 मिलियन का सेटलमेंट किया, मेटा ने $25 मिलियन दिए और CBS भी सेटलमेंट की बात कर रहा है। ये मुकदमे ट्रंप की उस मीडिया को डराने की स्ट्रेटजी है जिसे वो पसंद नहीं करते और उन्हें सेल्फ सेंसरशिप अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट और LA टाइम्स के मालिक जेफ बेजोस और पैट्रिक सुनसियोंग ने अपने पेपर्स में ट्रंप की आलोचना कम की क्योंकि वो ट्रंप से डील करना चाहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में एक कार्टूनिस्ट एन टेलेनेस ने रिजाइन दे दिया क्योंकि उनका कार्टून, जिसमें बेजोस और दूसरे बिलियनरी ट्रंप के सामने झुकते दिखाए गए थे, पब्लिश नहीं किया गया। LA टाइम्स में एक फ्रीलांसर का आर्टिकल बदल दिया गया ताकि ट्रंप के नॉमिनी रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को खतरनाक न दिखाया जाए। ट्रंप ने AP न्यूज को ओवल ऑफिस और एयरफोर्स 1 से बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम इस्तेमाल नहीं किया, जो ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको को बदल कर रखा था। यह पहली बार है कि कोई प्रेसिडेंट ने शब्दों के इस्तेमाल पर मीडिया को सजा दी। ट्रंप ने डिफेंस डिपार्टमेंट से न्यूयॉर्क टाइम्स, NBC न्यूज, NPR और पॉलिटिको को पेंटागन
बंधन से बाहर निकाला ताकि उनके पसंदीदा आउटलेट्स जैसे वन अमेरिका न्यूज और ब्रेटबार्ट को जगह मिले। ये सब ट्रंप की मीडिया पर पकड़ को दिखाते हैं जहाँ वो आलोचना करने वाले को सजा देते हैं और अपने सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाते हैं। एफसीसी जो ब्रेंडन कार के लीडरशिप में है, एफसीसी ने ट्रंप के कहने पर एनपीआर और पीबीएस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की क्योंकि ट्रंप उनकी रिपोर्टिंग को पसंद नहीं करते। ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स डिलीट करवाई, डीईआई इनिशिएटिव्स बैन किए और लोकल टीवी रेडियो स्टेशन की फंडिंग रोकी। वॉइस ऑफ अमेरिका को रेडिकल प्रोपेगेंडा कहकर कंट्रोल करने की कोशिश की। ट्रंप के सहयोगी एलोन मस्क जो एक्स के मालिक हैं, ट्रंप की हेल्प से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को एक्स पर डालने का फैसला करवा रहे हैं। जैसे एनटीएसबी ने प्लेन क्रैश अपडेट सिर्फ एक्स पर डालने का अनाउंसमेंट किया। ये सब मिलकर ट्रंप को मीडिया पर इतना कंट्रोल देते हैं कि वो चुप रहकर भी हेडलाइंस बनाता है क्योंकि मीडिया उनके डर से या उनके फैसलों से बंधी रहती है। ट्रंप की मीडिया डोमिनेंस की एक और वजह उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है। ट्रंप खुद को बिल्डर और पॉलिटिकल आउटसाइडर कहते हैं और वो एक्सपर्ट्स और मीडिया को रिजेक्ट करते हैं। उनके ट्वीट्स उनकी ब्रांड बन गए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय 1-to-1 इंटरव्यू पसंद करते हैं ताकि कंट्रोल अपने हाथ में रखे। जैसे उन्होंने एस्ले पार्कर को इंटरव्यू देने से मना कर दिया क्योंकि वो उन्हें रेडिकल लेफ्ट लुनाटिक कहते हैं। ट्रंप ने फेक न्यूज को अपनी जंग बनाया है जिससे मेन मीडिया मजबूत हुई है, लेकिन ट्रंप की ग्रिप और मजबूत हुई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अमेरिका की प्रेस फ्रीडम रैंक 45 है और ट्रंप के टर्म में ये और गिर सकती है। ट्रंप ने जर्नलिस्ट पर हमले बढ़ाए हैं, जैसे CNN रिपोर्टर को एयरफोर्स 1 पर डांटा। वो मुकदमों से मीडिया को डराते हैं ताकि वो ट्रंप के फेवर में रिपोर्ट करे। जैसे पैरामाउंट और स्काई डांस की मर्जर में ट्रंप का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए वो सेटलमेंट कर रहे हैं। ट्रंप के दोस्त रूपर्ट मर्डोक और लैरी एलिसन को ओवल ऑफिस में बुलाकर दिखाते हैं कि उनके साथ रहो तो फायदा मिलेगा। ये स्ट्रेटजी ट्रंप को इतना पावरफुल बनाती है कि वो बिना कुछ कहे भी मीडिया को कंट्रोल करता है क्योंकि हर कोई उनके अगले कदम का इंतजार करता है। ट्रंप की ये ताकत दुनिया भर में फैल रही है, जैसे यूरोप में भी उनकी मीडिया रेगुलेशन का असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप की मीडिया कंट्रोल इतनी गहरी है कि वो हेडलाइंस को अपने हिसाब से चलाते हैं, यहाँ तक कि चुप्पी से भी। अब चैप्टर 3 में इसमें हम देखेंगे कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और चीन पर कैसे इनडायरेक्टली प्रभाव डाल रही है। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन पर ट्रंप के इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की। ट्रंप ने अपनी गवर्नमेंट में यूक्रेन वॉर को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से दुनिया को प्रभावित कर रहा है। ट्रंप ने शुरू में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को बहुत कंसेशंस दी, जैसे यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को रूस के पास रहने देना, यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने देना और रूस पर लगी पाबंदियां हटाना। ट्रंप ने ये सब इसलिए किया ताकि वॉर जल्दी खत्म हो, लेकिन पुतिन ने यह ऑफर ठुकरा दिया और वॉर जारी रखा। अब ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया है और पुतिन पर सख्ती दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन 10 दिनों में सीज फायर नहीं मानते तो रूस पर नई इकोनॉमिक पाबंदियां लगेगी, और न सिर्फ रूस पर बल्कि उन देशों पर भी जो रूस से तेल खरीदते हैं। जैसे ट्रंप के एडवाइजर स्टीफन मिलर ने इंडिया की आलोचना की कि वह रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन वॉर को फाइनेंस कर रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देने के लिए यूरोपियन कंट्री से वेपन खरीद कर यूक्रेन को दिए, जैसे अमेरिकन वेपन्स की सेलिंग। ट्रंप की पॉलिसी है कि यूक्रेन को इतने वेपन्स दो कि वह रूस को रोक सके, लेकिन अमेरिका ज्यादा सोल्जर न भेजे। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखता है क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से ओवल ऑफिस में टफ कन्वर्सेशन की। उन्हें डाटा की वॉर जारी रखना गलत है। ट्रंप ने रूस पर पाबंदियां बढ़ाने का प्लान बनाया, जैसे रशियन बैंक पर रिस्ट्रिक्शन, रशियन यूरेनियम इंपोर्ट्स पर बैन और रूस से इंपोर्ट पर 500% टैरिफ। अगर कोई देश रूस से फोसिल्स फ्यूल्स खरीदता है, जैसे चीन या इंडिया, तो उन पर भी 500% टैरिफ लग सकता है। ट्रंप की ये स्ट्रेटजी कैरेट स्टिक है, मतलब अच्छी डील दो लेकिन सजा भी दो। इनडायरेक्टली इट्स अफेक्टिंग यूरोप बिकॉज ट्रंप यूरोपियन कंट्री से कह रहे हैं कि वो यूक्रेन की मदद का बोझ उठाए, नहीं तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। ट्रंप ने पहले टर्म में भी यूक्रेन पर इनकंसिस्टेंट पॉलिसी अपनाई थी, जहां वह रूस से दोस्ती चाहते थे लेकिन यूक्रेन को मदद भी देते थे। अब दूसरे टर्म में ये रिपल इफेक्ट यूक्रेन वॉर को लंबा खींच सकता है, क्योंकि पुतिन ट्रंप की कमजोरी देखकर और एग्रेसिव हो रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसी से यूक्रेन मजबूत हुआ है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों पर प्रेशर बढ़ा है, जैसे इंडिया को रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ का डर। कुल मिलाकर ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी यूक्रेन पर इनडायरेक्टली रूप से इतना असर डाल रही है कि वॉर का रुख बदल सकता है, लेकिन अगर पुतिन एग्री नहीं होते हैं तो यह रूस को भी मजबूत कर रहा है। अब आइए हम मिडिल ईस्ट पर ट्रंप के इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पर आते हैं। ट्रंप की मिडिल ईस्ट पॉलिसी शांति डील्स पर आधारित है, लेकिन ये इनडायरेक्टली तरीके से पूरे इलाके को प्रभावित कर रही है। ट्रंप ने सऊदी अरब से गहरे रिलेशनशिप रखे हैं, जैसे बिलियंस डॉलर के वेपन्स बेचे और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सपोर्ट किया। ट्रंप ने यमन में सऊदी की मिलिट्री एक्शन का सपोर्ट किया और कांग्रेस के बिल को वीटो किया जो अमेरिकन हेल्प रोकना चाहता था। वीटो का मतलब होता है कि किसी लॉ, प्रपोजल या डिसीजन को रोकने की पावर है। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट यह है कि ट्रंप की पॉलिसी से सऊदी मजबूत हुआ, लेकिन यमन में वॉर को लंबा खींच दिया। इजराइल पर ट्रंप का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है
उन्होंने जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल माना, गोलन हाइट्स पर इजराइल की एक्नॉलेज वर्जिनिटी और अब्राहम एकॉर्ड्स के जरिए इजराइल और अरब कंट्री के बीच नॉर्मलाइजेशन करवाया। ट्रंप अब और शांति डील्स चाहते हैं, जैसे इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच। ईरान पर ट्रंप सख्त है, उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाला, ईरान पर कड़े रिस्ट्रिक्शन लगाए और ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट यह है कि ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करवाए, जैसे जून में यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स और इजराइल की हेल्प से 12 दिनों का वॉर। इससे ईरान की मिलिट्री ताकत कम हुई, लेकिन इलाके में इनस्टेबिलिटी बढ़ी। ट्रंप की पॉलिसी से हूती रिबल्स पर अटैक हुए, लेकिन सिर्फ कुछ वीक्स के लिए। फिर डिप्लोमेटिक डील की। ट्रंप ने सीरिया में 5 राउंड्स की कन्वर्सेशन के माध्यम से सीरिया और लेबनान के नए लीडर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए। इनडायरेक्टली रूप से ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस कम कर रहा है, क्योंकि ट्रंप लंबे वार नहीं चाहते, जैसे इराक और सीरिया से सोल्जर कम किए लेकिन तेल के लिए कुछ रखे। ट्रंप के टैरिफ्स और ट्रेड वॉर से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को नुकसान हो सकता है, जैसे सऊदी से ऑयल इंपोर्ट्स पर टैरिफ। ट्रंप की पॉलिसी से इजराइल मजबूत हुआ है, लेकिन फिलिस्तीन कमजोर हो गया और गाजा में वॉर अभी भी जारी है, क्योंकि मार्च में सीज फायर टूट गया। कुल मिलाकर ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इनडायरेक्टली रूप से मिडिल ईस्ट को प्रभावित करती है, शांति समझौते के माध्यम से स्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है, लेकिन ईरान पर कार्रवाई के कारण टेंशन पैदा करती है। अंत में हम चीन पर ट्रंप के इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रंप की चीन पॉलिसी ट्रेड वॉर पर आधारित है, लेकिन ये इनडायरेक्टली तरीके से दुनिया को प्रभावित कर रही है। ट्रंप ने शुरू में चीन पर 60% टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन अब सिर्फ 10% लगाए और पार्टनर्स पर भी टैरिफ डाले। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट यह है कि ट्रंप ने चीन से इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने का प्लान बनाया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और मेडिसिन को अमेरिका में बनाना। ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स के सामान पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन अब रुख नॉर्मल हो रहा है, जैसे इनवीडिया को चीन को H20 AI चिप्स बेचने की परमिशन दी, जो पहले बैन थे। ट्रंप ने चीन से परचेज डील्स पर फोकस किया, जैसे पहले टर्म में, और टैरिफ ट्रूस को 3 महीने बढ़ाया। इनडायरेक्ट इफेक्ट यह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात करके चीन के मित्र देश पाकिस्तान के साथ रिलेशन बढ़ाना है, लेकिन ताइवान से डिफेंस डायलॉग कैंसिल करना है। ट्रंप ने चीन के साउथ चाइना सी दावों को डिसमिस किया और ताइवान को वेपन बेचे, लेकिन अब ताइवान को यूएस सिक्योरिटी के लिए पैसे देने को कहा। ट्रंप की पॉलिसी से चीन के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रुक सकती है, जैसे सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका के पार्टनर्स को अफेक्ट कर रहा है, जैसे इंडिया और ताइवान चिंतित है कि ट्रंप चीन के प्रति नरम हो रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से चीन को ग्लोबल लीडरशिप का मौका मिल रहा है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जगह। ट्रंप ने चीन के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की निंदा की और रिस्ट्रिक्शन लगाए। कुल मिलाकर ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी चीन पर इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल रही है, जैसे ट्रेड वॉर से प्रेशर, लेकिन नरम रुख से चीन को मजबूती मिलती है। और अब चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि ट्रंपिज्म कैसे दूसरे देशों में फैल रहा है और ट्रंप जैसी आइडियोलॉजी वाले लीडर ब्राजील, हंगरी और इंडिया में कैसे निकल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील में ट्रंपिज्म के उभरने की। ब्राजील में जैर बोल्सोनारो को ब्राजील का ट्रंप कहा जाता है और वो ट्रंप की आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बोल्सोनारो ने साल 2018 में इलेक्शन जीता था और उनकी स्टाइल ट्रंप जैसी थी। वो मीडिया को फेक न्यूज कहते थे, इमिग्रेंट्स पर हमला करते थे और खुद को मजबूत लीडर दिखाते थे। ट्रंप ने बोल्सोनारो को बहुत सपोर्ट दिया और जब बोल्सोनारो साल 2022 में इलेक्शन हारे तो उन्होंने ट्रंप की तरह हार नहीं मानी और सपोर्टर्स ने ब्राजील के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला किया, जो अमेरिका के कैपिटल हमले जैसा था। अब ट्रंप दूसरे टर्म में बोल्सोनारो की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बोल्सोनारो पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद तख्ता पलट की कोशिश की। तख्ता पलट का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को बलपूर्वक हटाकर सत्ता पर कब्जा करना। ट्रंप ने ब्राजील के जजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जो बोल्सोनारो के केस को देख रहे हैं और ब्राजील के इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया ताकि ब्राजील की गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले। ट्रंप ने एक लेटर में ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला को लिखा कि यह ट्रायल विच हंट है, मतलब पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है और इसे तुरंत रोकना चाहिए। बोल्सोनारो के बेटे एडुआर्डो बोल्सोनारो अमेरिका चले गए हैं और वो वहां से ट्रंप के साथ मिलकर ब्राजील के जुडिशरी के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। ब्राजील में बोल्सोनारो के सपोर्टर्स रैली कर रहे हैं और वो ट्रंप को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने ब्राजील पर प्रेशर डाला, लेकिन यह ट्रंपिज्म ब्राजील को बांट रहा है। लुला ने कहा कि ब्राजील एक सोवरेन कंट्री है और वो किसी की दखल अंदाजी नहीं सहेंगे और उन्होंने अमेरिका पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी। इनडायरेक्ट इफेक्ट यह है कि ट्रंप की वजह से ब्राजील की पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन बढ़ा है और बोल्सोनारो जैसे लीडर मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ से ब्राजील की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, जैसे ऑयल और स्टील के इंपोर्ट पर असर, लेकिन ये बोल्सोनारो के सपोर्टर्स को उम्मीद दे रही है कि ट्रंप उनकी हेल्प करेंगे। कुल मिलाकर ब्राजील में ट्रंपिज्म का उभरना दिखता है कि ट्रंप की आइडियोलॉजी कैसे दूसरे देशों में पॉपुलिस्ट लीडर्स को ताकत दे रही है और ये ब्राजील की डेमोक्रेसी को चुनौती दे रहा है। अब आते
हैं हंगरी में ट्रम्पिज्म के फैलने पर। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बेन ट्रम्प के सबसे करीबी दोस्त है और वो ट्रम्पिज्म का यूरोप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऑर्बेन ने हंगरी को इलिबरल स्टेट बनाया है, मतलब वो डेमोक्रेसी की जगह मजबूत लीडर की सत्ता पर जोर देता है, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, कोर्ट्स पर पकड़ बनाते हैं और एनजीओ तथा LGBTQ कम्युनिटी पर हमला करते हैं। ट्रम्प ने ऑर्बन को टफ गाई कहा है और ऑर्बन ट्रम्प को वेस्टर्न वर्ल्ड को बचाने वाला मानते हैं। ट्रम्प के दूसरे टर्म से ऑर्बन की ताकत बढ़ी है। ऑर्बन ने अपने एनुअल स्पीच में कहा कि ट्रम्प की जीत से हंगरी लिबरल ग्लोबल एम्पायर से लड़ सकता है और उन्होंने एनजीओ, अपोजिशन और इंडिपेंडेंट मीडिया पर नए कड़े लॉ बनाए। ट्रम्प की वजह से ऑर्बेन का नैरेटिव मजबूत हुआ है, जहां वह जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को दुश्मन बताता है, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट यह है कि ट्रम्प के टैरिफ्स हंगरी को नुकसान पहुंचा रही है। ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन पर 30% टैरिफ लगाया, जो हंगरी की कार, मेडिसिन और वाइन इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहा है। हंगरी के सेंट्रल बैंक ने कहा कि इससे इकोनॉमी की ग्रोथ 0.5 से 0.6% कम हो सकती है। ऑर्बेन की पार्टी फिडेज अगले इलेक्शन में कमजोर हो रही है और अपोजिशन मजबूत हो रहा है, क्योंकि लोग ट्रम्प के टैरिफ से परेशान है। ट्रम्प ने ऑर्बेन को सपोर्ट किया है, लेकिन ये सपोर्ट अब पॉलिटिकल पेन दे रहा है, क्योंकि हंगरी की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। ऑर्बन ने यूक्रेन पर ट्रम्प जैसी पॉलिसी अपनाई है और वो ट्रम्प की जीत को यूरोप के फार राइट के लिए सुनहरा मौका मानते हैं। कुल मिलाकर हंगरी में ट्रम्पिज्म का उभरना दिखता है कि ट्रम्प की आइडियोलॉजी कैसे ऑटोक्रेटिक लीडर्स को ताकत दे रही है, लेकिन ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी ला रही है, जो ऑर्बन जैसे लीडर्स को कमजोर कर सकती है। अंत में बात करते हैं इंडिया में ट्रम्पिज्म के उभरने की। इंडिया में नरेंद्र मोदी को कभी कभी ट्रम्प जैसा पॉपुलिस्ट लीडर कहा जाता है, लेकिन ट्रम्पिज्म का प्रभाव यहाँ कॉम्प्लेक्स है। ट्रम्प और मोदी के पहले अच्छे रिलेशनशिप थे, जैसे हाउडी मोदी इवेंट, जहाँ दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, लेकिन ट्रम्प के दूसरे टर्म में ये रिलेशन ठंडे पड़ गए हैं। ट्रम्प ने मीडिया को टैरिफ किंग कहा और इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, क्योंकि इंडिया रूस से तेल और वेपन खरीदता है। ट्रम्पिज्म का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन अमेरिकन पर पड़ा है, जहां कई अपर कास्ट के इंडियंस ट्रम्प के सपोर्टर थे, लेकिन अब H-1B वीजा पर ट्रम्प की स्ट्रिक्टनेस से वो परेशान है। एक सर्वे में इंडियन अमेरिकन ने कहा कि ट्रम्प का दूसरा टर्म यूएस इंडियन रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं होगा, जबकि वो मोदी को सपोर्ट करता है। ट्रम्प ने इंडिया को रूस के वॉर को फाइनेंस करने पर आरोप लगाया और उनके एडवाइजर्स ने इंडिया पर प्रेशर डाला, लेकिन इंडिया में ट्रम्पिज्म का उभरना मोदी के स्टाइल में दिखता है, जैसे नेशनलिज्म, मीडिया पर कंट्रोल और मजबूत नेता की इमेज। ट्रम्प की पॉलिसीज इंडिया की स्ट्रेटेजिक चुनौतियां बढ़ा रही है, जैसे ट्रेड डिस्प्यूट्स और रूस से रिलेशंस। इनडायरेक्ट इफेक्ट यह है कि ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से चीन मजबूत हो रहा है, जो इंडिया के लिए डेंजरस है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स ट्रम्प को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ बदलना और ट्रेड डील करना, लेकिन ट्रम्प की अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी इंडिया को नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर इंडिया में ट्रम्पिज्म का उभरना दिखता है कि ट्रम्प की आइडियोलॉजी कैसे पॉपुलिस्ट लीडर्स को प्रभावित कर रही है, लेकिन ये ट्रेड और रिलेशंस में तनाव भी ला रही है। ट्रम्प को कंट्रोल करने के लिए सत्ता की जरूरत नहीं पड़ती। ये नए दौर की ताकत है, जहाँ आइडियोलॉजी, मीडिया और इकोनॉमिक प्रेशर से वो दुनिया को प्रभावित करता है, भले वो खुद कुछ न कहे। अब आते हैं कंक्लूजन पर। इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि ट्रम्प इकोनॉमिक रिलेशन से लेकर मीडिया, फॉरेन पॉलिसी और दुनिया भर में अपनी आइडियोलॉजी फैलाकर कैसे दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब मिलकर दिखाता है कि ट्रम्प की ताकत सत्ता से ज्यादा उनकी इंप्रेसिव स्टाइल में है। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।